अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी विभाजनकारी वोट बैंक की राजनीति अपनाती है, जो कि आरएसएस की भी यही विचारधारा रही है। साथ में मणिपुर का भी जिक्र उन्होंने किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सत्ता पर और विपक्ष के बीच में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। जहां विपक्ष एक तरफ इंडिया बनाकर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है, लगातार हर उस छोटे बड़े मुद्दे को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप और हमलों के दौर जारी हैं। हालांकि अखिलेश यादव आज मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने तौर पर कहा कि जो संविधान के नियमों को मानने वाले लोग नहीं है वही डरे हुए हैं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, वो जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उसी की वजह से कहीं न कहीं मणिपुर के हालात आज इस तरीके से हैं। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहीं न कहीं अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, निश्चित तौर पर उसको लेकर सफलता मिलेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा आरएसएस पर भी कि आरएसएस की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसी की वजह से ही बीजेपी का वोट बैंक है। तो सीधे इन सारी चीजों को लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो विपक्षी दलों की 17 पार्टियों का एक पूरा सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी पार्टियों ने एक साथ एक एजेंडे पर काम करने को लेकर सहमति बनाई थी, जिसको लेकर इंडिया के गठन का भी ऐलान किया गया था। हालांकि इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी आज ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला गया है। सीधे तौर पर यह तक कहा गया कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट में भी इंडिया लगा था, लेकिन उसने देश को लूटने का काम किया। कहीं ना कहीं उसी तरीके से इंडिया केवल नाम लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसी तरीके का ट्वीट आया था कि नाम बदल लेने से कुछ नहीं हो जाता, विचार और आपकी नीतियां कहीं न कहीं मायने रखती हैं। तो अखिलेश यादव भी चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जब वो आज मेरठ पहुंचे थे तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं मणिपुर को लेकर और संविधान को लेकर उन्होंने हमला बोला है और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश उन वोटर्स को की है जो समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और मणिपुर की घटना के साथ साथ सवाल ये भी कि बीजेपी भी लगातार ये सवाल उठा रही है, फिर राजस्थान की घटना और पश्चिम बंगाल में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, आखिरकार इस पर मौन क्यों हो जाता है विपक्ष, यानी कि सिलेक्टिव राजनीति हो रही है। बहरहाल शुक्रिया इसकी वाजपेयी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी समस्या को लेकर के एक परिवार पहुंचा। अलीगढ़ से आए इस परिवार ने दबंगों से अपनी जमीन को मुक्त करवाने की गुहार लगाई। परिवार ने कहा कि मेरे गांव की सारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, हम लोगों को आए दिन दबंगों से जान से मारने की धमकी मिलती है। फरियादी ने मंत्रियों और अधिकारियों के यहां चक्कर लगाने की भी बात कही है, लेकिन कहीं से भी परिवार को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। वहीं सीएम योगी ने फरियादी से मुलाकात करते हुए 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो देखिए, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप? झारखंड से। नाम क्या है? नंद किशोर। किस लिए आए यहाँ पे आज? मंत्री जी से मिलने। वजह क्या है? जमीन जगह का, मकान का। हाँ। जो मकान में मैं रहते थे वो कब्जा कर लिया, बनावा करा लिया। हाँ। इस चक्कर में। कौन कब्जा कर लिया? राकेश गुप्ता, राजेश गुप्ता। वो बहुत बदमाश आदमी है। हाँ। कितनी जमीन थी? जमीन तो मतलब कि 60-70 बीघा है, लेकिन उसमें प्लॉटिंग हो चुका है। हाँ। शेष रह गया है। लोकल स्तर पे आपने अगर बात की होगी तो क्या हुआ? हम समझे नहीं। अगर आप थाने पे एसडीएम से डीएम से वो सब कुछ करके देख लिए, कहीं कुछ नहीं। तो आगे क्या मुख्यमंत्री से हम मिलने गए थे, आप क्या हुआ? वो बोले कि 3-4 दिन के अंदर में हम देता हूँ खबर, देंगे, बुलाएंगे आपको। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं आप? संजुक्ता देवी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। क्या वजह क्या है यहाँ आने की? जमीन जगह के मकान से बेघर कर दिए, हम दोनों माँ बेटी को उठा के ले गए। सामान छोड़ के गॉडरेज उठे, मैंने पूरा सिलेंडर उलेंडर सब वहीं है।
और वो सब कागज लाए हैं। कब की बात है ये? 2008 का है। धमकी दिया तब से डर से गए नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? दिल्ली और गाजियाबाद के बाद अब उन्नाव में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया और 5 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगा है, जिससे गंगा के तटीय इलाकों में पानी घरों में घुसने लगा है। दर्जनों इलाकों में गंगा का पानी भर जाने से लोग नावों के सहारे जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए न्यूज़ 1 इंडिया की एक खास रिपोर्ट। तो देखिए लगातार न्यूज़ 1 इंडिया तमाम तस्वीरों के माध्यम से तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहा है। चेतावनी बिंदु के पार पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। नावों के सहारे लोगों को अपना जीवन जीना पड़ रहा है। अगर कोई भी ज़रूरत की वस्तु लेकर के आनी होती है तो लोग नावों के सहारे अपने घर से बाहर निकलते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कितना कितना पानी जमा हो गया है और ये रिहायशी इलाके में पानी पहुंच गया है। तो आप देखिए जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर कई कई फुट पानी जमा हो गया है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। लोग अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके ऊपर रहने के लिए मजबूर हैं और ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग परेशान हैं। गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है और भारी मॉनसून की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बाढ़ का ये रूप देखते हुए सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, किस प्रकार की मदद इन्हें पहुंचाई जा रही है, क्योंकि महज अधिकारियों मंत्रियों की ओर से भी हवाई सर्वेक्षण कर लेना ही ठीक नहीं, इन तक मदद भी पहुंचाई जानी जरूरी है। नीरज द्विवेदी उन्नाव से संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं उसमें समझ भी पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम कब तक माने कि ये जो जलस्तर है वो कम होगा और लोगों को फिर से बाहर अपने घरों से बाहर सही से निकल पाएंगे? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ा है, क्योंकि चेतावनी बिंद के नीचे था, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने दौरे भी किए थे, लेकिन अचानक जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी बिंद के ऊपर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी खतरे के निशान पर नहीं है, लेकिन चेतावनी बिंद के ऊपर जाने के बाद जो तटीय इलाके हैं वो लगातार जो है डूब गए हैं पूरी तरीके से पानी में, क्योंकि अब इस समय जो चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब आवश्यक जो कार्य हैं, दैनिक कार्य, वो जो है नाव के सहारे होने लगे हैं लोगों का। और एक डर जो लोगों में बैठा हुआ है कि अगर जलस्तर और बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पूरे मकान डूब जाएं। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी छतों पर रातें गुजार रहे हैं और लगातार जो है इस बात को सामने देखा गया है कि जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है उसकी जो अभी बढ़ने की और भी आसार है। जी नीरज जी, इसी के साथ साथ जो लोग इससे प्रभावित हैं उन तक क्या क्या सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, अभी जो वहां पर जो लोग प्रभावित हैं उसको लेकर के इन लोगों के लिए जो है रुकने के लिए वो स्कूलों का इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो इनके आश्रय हैं वो बनाए गए हैं और सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह है कि जलस्तर को लेकर के जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ नावों को भी लगाया गया है कि लोगों के रोजमर्रा के काम न रुकें, जो उनके आवश्यक सामान है वो लेकर के वो बाहर निकल सकें। तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि जो तटीय इलाके हैं वो कहीं ना कहीं जो बढ़े जलस्तर, गंगा का जो जलस्तर बढ़ गया उसकी चपेट में आ चुके हैं पूरी तरीके से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और खबर रायबरेली से, जहां बिजली चोरी पकड़ने को लेकर के प्रशासन अभियान चला रही है और इसी कड़ी में शासन के निर्देश पर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने हाथापाई के साथ सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। वहीं ग्रामीण और अधिकारियों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंज कस्बे का है।
तो रायबरेली से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी आती है। जब अधिकारी गांव में पहुंचते, गली मोहल्लों में पहुंचते हैं, तो यहां पर जरूर ग्रामीण एकता दिखाते हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी ने मिलकर के वहां पर अधिकारियों पर पत्थर बरसाए। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 73 दिनों के अंदर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी पर 3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने 23 अप्रैल को रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर के जहांगीरबाद कस्बे का पूरा मामला है। तो देखिए, बुलंदशहर के जहांगीरबाद से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस आरोपी ने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया था। मासूम से रेप करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी थी। ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर लिया गया और उसके बाद सजा सुनाई गई है। अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अशोक, बताएं क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ये वारदात को अंजाम दिया था। 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर इसकी रेप की घटना को अंजाम दिया था दरंगे में, जिसको एक पुलिस ने पैरवी करते हुए 72 दिनों में चार्जशीट कर इसे सजा दिलवाई है। कहीं ना कहीं तो पुलिस और न्यायपालिका पर जो जनता भरोसा नहीं करती, एक बार फिर भरोसा करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तो 4 साल की मासूम जो बच्ची के साथ रेप करा था, उसको रेप करने के बाद हत्या कर दी थी। हत्या करके उसके बैठ के सजाने में उसे दबा दिया था। जब पुलिस ने कर्तव्यता दिखाते हुए 72 दिन में दरिंदों को दोषी की फांसी की सजा सुनवाई है। कहीं न कहीं जिस तरीके से पुलिसिंग पर सवाल और निशान खड़े होते हैं कि अपराधी को समय के अनुसार सजा दिलाई जाए तो कहीं न कहीं अपराध में भी गिराव पाएगा। इसकी बयानगी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से देख लें। ठीक है अशोक, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। श्लोक कुमार एसएसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्लोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और एक और ये महत्वपूर्ण खबर जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, कितना मुश्किल होता है इस प्रकार के केसेस में जल्द से जल्द फैसला सुनाना? देखिए, इस प्रकार की कभी भी कोई यदि घटना होती है तो वो पूरे समाज के लिए एक चुनौती रहती है और इसमें प्रभावी पैरवी कराना, विवेचना साक्ष्य के आधार पे कराना, ये चुनौतियां रहती हैं, जिसको कि हम लोगों ने पूरा किया और बहुत ही अल्प अवधि में 11 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की गई थी। 23 तारीख की ये घटना थी और इसकी विवेचना 11 दिन में पूरी करके वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करके जो हमारे गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब है वहां से रिपोर्ट पैरवी करके मंगवाई गई और वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कुल 73 डेज फ्रॉम एफआईआर टू कन्विक्शन 73 दिन लगे, जो कि लगभग 2.5 महीने का समय था, जिसमें कि इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है अभियुक्त को, जिसका नाम फहीम है। और ये जघन्य घटना थी और जब हम लोग वहां मौके पर गए थे तब भी परिवार को इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया था कि ऐसे अपराधी को हम लोग कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे और जो परिवार को किया हुआ वादा था वो आज हम लोगों ने पूरा किया है। बिल्कुल, आपने वादा जरूर पूरा किया। श्लोक कुमार जी, दूसरा, क्या पीड़िता के जो परिवारजन है वो संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? जैसा कि मैंने बताया, उन लोगों ने भी बहुत मजबूती से गवाही दी इस पूरे केस के ट्रायल के दौरान और जो परिवार का लॉस हुआ है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, बट ये एक नजीर के रूप में इस केस को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और परिवार आज सेटिस्फाइड था कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे उन्हें जो न्याय मिल सकता था वो मिला है। सर, जुर्माने की किस तरह से जुर्माने को वसूलने की प्रक्रिया रहेगी? ये 1,20,000 रुपए का जो अर्थदंड इस पर सुनाया गया है वो जो पीड़ित परिवार है उसको दिया जाएगा और वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन हम लोग करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्लोक कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाना ये
पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को पूरा किया गया, एक वादे को पूरा किया गया। निश्चित तौर पर पीड़िता को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, एक न्याय जरूर मिला है परिवार को। आगे बढ़ रहे हैं। फतेहपुर के बख्शीपुर इलाके के रहने वाले पीडब्ल्यूडी में तैनात 4th क्लास कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। कर्ज के चलते कर्मचारी ने आत्महत्या का कदम उठाया है। घर में फांसी के फंदे पर कर्मचारी का लटका हुआ शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कैथल में राजपूत समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर राजपूत समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में शामली में हरियाणा के सीएम और बीजेपी नेताओं का राजपूत समाज ने पुतला फूंका और वही पुतला फूंकने वालों पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला बाबरी थाना क्षेत्र के गांव गोगवान जलालपुर का है। लखनऊ में नो पार्किंग में खड़ी पुलिस स्कॉट की गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा गेट नंबर 6 के बाहर पुलिस स्कॉट की गाड़ी खड़ी थी, जिस पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। इस बीच क्रेन चालक और क्रेन पर सवार यातायात पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस स्कॉट की गाड़ी का यातायात पुलिस ने 1100 रुपए का चालान काटा है। अगली खबर मिर्जापुर से। करंट की चपेट में आए श्रद्धालुओं की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई बस। करंट की चपेट में आने से 8 लोग झुलस गए। दर्शन करके बस से लौट रहे थे श्रद्धालु। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्रमटगंज थाना के रतेह चौराहा की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश से प्राधिकरण की पोल खोल दी है। सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकरण के सारे वादे फेल होते दिख रहे हैं। लोग प्राधिकरण से कई बार शिकायत कर चुके हैं। कई बार शिकायत के बाद भी कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा मामला साकीपुर गांव का है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आप देख पा रहे हैं और किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी कि ग्रेटर नोएडा से भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आएंगी। ग्रेटर नोएडा के जो कुछ गांव हैं वो पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए कि कितना पानी इकट्ठा हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और इस भारी बारिश ने प्राधिकरण की पोल ज़रूर खोल दी है। उनकी क्या कुछ तैयारियाँ थी मानसून की बारिश होने से पहले, ये भी दिखाई देता है। क्या ये जो तमाम प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बारिश आएगी और फिर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आएंगी, या फिर इस प्रकार की समस्या के लिए प्राधिकरण के अधिकारी तैयार ही नहीं थे? तो देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज़्यादा जल जमाव हुआ पड़ा है। लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जल जमाव की वजह से कई बीमारियां भी उत्पन्न होने की आशंका है। तो ऐसे में जल्द से जल्द यहां पर समस्या को सुलझाया जाए, यही समय की डिमांड है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है और स्थानीय लोगों की बात पहुंचाने के लिए आपको ये तमाम तस्वीरों के सहारे हम दिखा रहे हैं कि देखिए प्राधिकरण की क्या कुछ तैयारियां हैं। गांव में बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी न होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून की दूसरी तीसरी बारिश ने ही किस तरह से पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। स्थिति ख़राब हो गई है पूरी तरह से। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की आवाजाही पर रोक लग गई है। अपने घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सभी को समस्या कुल मिलाकर के है कि परेशान कर रही है।